गरीब बहू का 100 कमरे वाला ससुराल। ये कमरा माँ जी का है, एक लिविंग रूम हो गया, एक डाइनिंग रूम हो गया, एक ड्राइंग रूम है, एक दीदी का है, ये नौकर के हैं, और जेठ जेठानी जी का है, और फिर मेरा, और इसके बाद तो और भी कमरे। हे भगवान, इन 100 कमरों का काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सोचा था 100 कमरों के ससुराल में आकर बहुत खुश होंगी, बहुत बड़ा ससुराल जो है, लेकिन यहाँ का काम करके तो मेरी ऐसी तैसी हो गई है। ये है शर्मा परिवार की कशिश, जो कुछ ही दिनों पहले एक गरीब घर से शादी करके अपने 100 कमरों के ससुराल में आई थी। लेकिन 100 कमरों का ससुराल उसके लिए जंजाल कैसे बन गया, ऐसा क्या हुआ था, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां कशिश अपनी माँ दुर्गा से शादी के बाद विदा ले रही थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर और अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है तू 100 कमरों के ससुराल में जा रही है, ध्यान रहे। तू पहले भी एक बार खो गई थी, वहाँ खो मत जाना। हाँ माँ। इसके बाद कशिश विदा होकर अपने ससुराल वालों के साथ 100 कमरों के ससुराल में आ जाती है, जहां मुंह चिढ़ाकर सास और जेठानी उसका गृह प्रवेश करवाती हैं, जहां 100 कमरों के ससुराल को देखकर कशिश की निगाहें नहीं हटती हैं। बाप रे बाप, मेरा ससुराल कितना बड़ा है। माँ सही कह रही थी, मैं तो यहाँ पर खो भी सकती हूँ। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा कमरा किस तरफ है और बाकी सबका किस तरफ है। क्या हुआ गरीब देवरानी जी, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई क्या इतना बड़ा 100 कमरों का ससुराल देखकर? मेरी सोनिया बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये भी तुम्हारी तरह कबीर मायके से आती तो ऐसे घूर घूर कर अपने ससुराल को नहीं देख रही होती। हाँ हाँ माँ जी। तुम लोगों का हो गया हो तो अब मेरी बहू को आराम करने के लिए भेज दूं। सूरज बेटा जा, बहू को अपने कमरे में ले जा। बहू, किसी भी बात की परेशानी हो अपने ससुर जी से कहना। जी पापा जी। सूरज कशिश को अपने कमरे की तरफ ले जाता है, जहां कॉरिडोर में एस्केलेटर पर पैर रखते ही कशिश डर जाती है और अपने पति को पकड़ लेती है। सूरज जी, सूरज जी, ये क्या हो रहा है? जमीन अपने आप कैसे चल रही है? अरे जमीन चल नहीं रही है, एस्केलेटर मशीन। अब देखो, हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, हम खुद चलकर थक जाते हैं, इसलिए इस पर चढ़कर खुद ही अपने आप आगे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा सूरज जी, ऐसा भी होता है क्या? ये लो, आ गया हमारा कमरा। मेन गेट से 5 मिनट की दूरी पर है। भूलना मत, घर बहुत बड़ा है, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन कशिश की पहली रसोई होती है। खुद से जा नहीं पाती, तभी वो जेठानी आती है। अपने कमरे के बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें ये नहीं पता आज तुम्हारी पहली रसोई है? तो चुपचाप से रसोई में आ जाओ। जेठानी जी, मुझे नहीं पता रसोई किस तरफ है। यहाँ कमरा ही इतने ज्यादा है और मंजिल भी। यहाँ हर फ्लोर पर एक एक किचन है, बट हमारी मेन किचन सबसे नीचे है, जहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। अब मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हें एक बार पूरा घर दिखा देती हूँ कि कहाँ किसका किस तरफ कमरा है। तब सोनिया उसे घर का एक एक हिस्सा दिखा देती है, जिसे देख कशिश बहुत ज्यादा पजल हो जाती है और फिर वो रसोई में जाती है, जहाँ खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल तक जाती है कि खाना ठंडा होने पर जानकी सुनाने लगती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाकर भेजा है कि पहले दिन ससुराल में सबको ठंडा खाना खिलाओ? ऐसे खाना बनाती हो, जाओ गरम खाना करके लाओ। हाँ, गरम करके लाओ, पापा जी भी ठंडा खाना नहीं खाते। जी माँ जी, जेठानी जी। फिर कशिश दोबारा से रसोई की तरफ बढ़ती है, जहाँ बहुत सारे कमरे बीच में आ जाते हैं। हे भगवान, मुझे यहाँ से दाएं जाना था या बाएं? रसोई किस तरफ है समझ नहीं आ रहा, और देर करूंगी तो पापा जी और बाकी सब गुस्सा करेंगे। मेरी पहली रसोई है, भगवान जी मेरी मदद करो। मैं किस तरफ से आई थी और वो नौकर उस तरफ से खाना लेकर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वहीं जाती हूँ। जैसे तैसे रसोई की तरफ पहुंचती है और खाना दोबारा डाइनिंग टेबल पर ले आती है, जहां सबको खाना परोस देती है और ससुर खा लेता है, लेकिन जानकी जानबूझकर कहती है, कशिश बहू, तू अपने गरीब घर में ऐसे ही खाना खाती थी क्या? ठंडा सड़ा सा। जा दोबारा खाना गर्म कर, वरना आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे बस करो जानकी, तुम तो जानबूझकर बहू को परेशान कर रही हो। मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मेरी पसंद से इस घर में आई है। और बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया तूने, खाना गर्म भी है, इसकी बात मत सुन। फिर सब खाना खाते हैं। अगले दिन सोनिया जानबूझकर कशिश को 100 कमरे साफ करने को कहती है। बेचारी 4 घंटे से सिर्फ 10-20 कमरा ही साफ कर पाती है और परेशान होकर कहती है, अभी तक मुझे माँ जी पापा जी का किसी का कमरा नहीं मिला, उनका भी कमरा साफ करना बाकी है। आखिर मैं 100 कमरों के ससुराल में क्यों आ गई?
यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रही हो? तुमने अभी तक सबके कमरे साफ नहीं किए ना? माँ जी और मेरा कमरा भी गंदा है, कब साफ करोगी? आधे दिन तो तुमने 10 कमरे साफ करने में लगा दिए और ऐसे ही चलता रहा तो खाना कब बनाओगी? बस दीदी, थोड़ी और सफाई करके खाना बनाने चली जाऊंगी अभी। फिर कशिश अपने ससुराल वालों के कमरे को साफ करती है, जिसे करते करते उसे बहुत टाइम लग जाता है और वो थक कर पति से टकरा जाती है। कशिश, कशिश क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और ये झाड़ू पोछा तुम क्यों कर रही हो? जी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सुबह से मैं 50 कमरे साफ कर चुकी हूँ, लेकिन काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे तो ये सब काम नौकरों के हैं, तुम क्यों कर रही हो? इतने बड़े घर का काम तुम नहीं कर पाओगी। 100 कमरे हैं, 10-20 थोड़े ना। जाओ आराम करो। आराम नहीं, अभी मुझे खाना बनाने जाना है। ऐसे कहकर कशिश खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन सास उसे अपने कमरे से चश्मा मंगवाती है। चश्मा लाते वक्त वो अपनी सास का कमरा भूल जाती है और वो एक एक करके हर कमरे में जाती है जहां उसे अपनी सास का कमरा नहीं मिलता। हे भगवान, माँ जी का कमरा कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। कितने सारे कमरे चेक कर लिए मैंने। इन 100 कमरों का जंजाल भी बहुत बुरा है। इससे अच्छा तो मेरा अपना छोटा घर था जहाँ मैं अच्छे से रहती थी। तुम अभी तक यहीं हो? अभी तक तुम्हें मेरा कमरा नहीं मिला? कब से मैं चश्मे का इंतजार कर रही हूँ, मुझे मैगजीन पढ़नी है। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे अभी तक कमरा नहीं मिला। इसीलिए तो मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हारे ससुर जी तुम्हें गरीब घर से उठाकर यहाँ ले आए। अरे 100 कमरे के ससुराल में रहना आसान बात थोड़ी है। माँ जी, आपको ऐसी गरीब बहू से किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रोते हुए कशिश अपने कमरे में जाती है। बहुत खराब बहू हूँ सच में। 100 कमरे के ससुराल में रहने के लायक नहीं हूँ। एक तो मैं ना कभी रसोई में पहुंच पाती हूँ, ना ही अपने कमरे में। अरे तुम फिर परेशान हो रही हो? जरूर तुम खो गई होगी इतने बड़े घर में। वो देखो, मैं तुम्हारे लिए बॉन्ड स्टिकर लेकर आया हूँ। ये बाण स्टिकर, ये ग्रीन वाला स्टिकर हमारे कमरे तक जाने के लिए, ये ब्लू स्टिकर किचन तक, और ये बाकी के कलर वाले स्टिकर तुम्हें और कमरों तक पहुंचाएंगे, जिससे तुम फिर कभी नहीं खोओगी। थैंक यू सूरज जी, आप बहुत अच्छे पति हैं जो मुझे समझते हैं। फिर कशिश स्टिकर लगाकर अपना काम आसान करती है कि तभी जेठानी उसका मजाक बनाती है। ओह माय गॉड, अब घर में रहने के लिए तुम्हें इन स्टूपिड स्टिकर की जरूरत पड़ेगी। मम्मी जी, ये गंवार कितनी गंवार है भला? ये कोई कहने वाली बात है? इसलिए हरकत दिख रही है साफ साफ। अरे बस करो तुम लोग, कितना परेशान कर रही हो मेरी बहू को। वो अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ कर रही है, तुम तो उसकी मदद कर नहीं सकते, बस उसकी मुश्किलों को बढ़ाना है तुम्हें। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उसकी जेठानी और सास गरीब होने की वजह से उससे बहुत चिढ़ते थे और 100 कमरों के ससुराल में उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन पति और ससुर हमेशा उसका साथ दिया करते थे। वहीं उनकी रिसेप्शन पार्टी होती है जहां बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। तभी सास और जेठानी वहां पर भी उसका मजाक बना देते हैं। अनुष्का, प्रीति, दीपिका, तुम्हें पता है मेरी देवरानी इतनी गंवार है ना कि रूम किचन हर जगह तक पहुंचने के लिए उसने पूरे घर को स्टिकर से सड़ाकर गंदा कर दिया है। सही बात है, 100 कमरों के ससुराल में रहना है और किसी की औकात की बात नहीं है। जब तो सोनिया बहू, हम तुम्हें पसंद करते हैं। बस कीजिए माँ भाभी, बहुत हो गया। अब मैं अपनी पत्नी के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। आप लोगों ने उसे समझने की जगह उसे और उलझन में डाल दिया। अरे 100 कमरों के ससुराल की सफाई अकेले करवाई और न जाने कितनी बार कितने तरीके से उसे परेशान किया है। ये घर उसके लिए नया है, थोड़ा तो उसे यहाँ ढलने का मौका मिलना चाहिए ना। चलिए मैं आपकी ही बात कर लेता हूँ। आप दोनों को किसी गांव के खेत खलिहान में छोड़ दूंगा तो आपके वहां से वापस आएंगी नहीं ना? तो फिर अपने कशिश के साथ ऐसा क्यों किया? क्या सच में जानकी, तुमने अपनी बहू के साथ ऐसा किया है? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूरज बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे यही बात तो मैं कब से समझा रहा हूँ। ये सुन सोनिया और जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू से माफी मांग उसे 100 कमरों के ससुराल में ढलने में मदद करते हैं। इसके बाद उसे घर का काम अकेले नहीं करना पड़ता था और घर के सारे कमरे भी उसे याद हो गए थे। चाय चाय चाय, अरे हद होती है। आज तो मैं सबको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि अब कभी गलती से भी मेरे आगे चाय का जिक्र तक नहीं करेंगे। इतनी चाय पत्ती डालूंगी, चीनी डालूंगी कि सबके होठ ही चिपक जाएंगे। तभी वहां मेघा की नंद ऋतु आती है। भाभी चाय बन गई? अभी बन रही है, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। मेघा ऐसी कैसी बहू थी जो कि चाय बनाकर इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी और अपने ससुराल वालों को ऐसी चाय पिलाने वाली थी। मेघा की चाय की दुख भरी दास्तान को और अच्छे से जानने के लिए हम कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। भारती अपनी नई बहू का घर में स्वागत करती है। लो भाई, हमारे घर की लक्ष्मी तो आ गई। अब बहू ये तेरा घर है और घर वाले तेरे। अब सब कुछ तुझे ही संभालना है।
भाभी भैया को भी आपको ही संभालना है। माँ, देख लो रितु को, कैसे अपनी भाभी को परेशान करती रहती है। अरे बस भाई, सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहेंगे तो बहू पर कौन ध्यान देगा। रितु बेटा जा, जरा भाभी को उसके कमरे में लेकर जा, थक गई होगी। अगली सुबह मेघा की पहली रसोई की रस्म होती है। मेघा जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है। कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। इतनी ठंड में शादी हुई है, अब तो 2 महीने काफी ठंड ही बढ़ती रहेगी। ऐसी ठंड में मैं अपने हाथ की मस्त मसाले वाली चाय बनाती हूँ और फिर सबके लिए नाश्ते में अदरक और मसाले वाली चाय और पनीर के पराठे बनाऊंगी। मेघा खुद चाय पीकर सबके लिए भी नाश्ता बनाती है और आवाज लगाते हुए सबको बुलाती है। आप सब लोग आ जाओ, चाय नाश्ता तैयार है। मेघा की आवाज सुनकर वहां सब लोग आ जाते हैं। अरे वाह, काफी समय बाद कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है। बहू मसाले वाली चाय बनाई है क्या? हाँ पापा जी, आपकी नाक तो काफी तेज है, खुशबू से ही पता चल गया। हाँ, दरअसल हमारे घर में हम लोग ज्यादा चाय तो पीते नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी पीता था तो मुझे खुशबू का पता है। ठीक है, आप सब लोग बैठिए, मैं आप सबको चाय और गर्मा गर्म पनीर के पराठे देती हूँ। मेघा सबको चाय और पराठे देती है। सब चाय का गिलास पकड़े बस बैठे होते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग बस गिलास पकड़े बैठे हैं क्यों है? चाय पियो ना। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि बस गिलास पकड़ने कर बैठने का ही मन है और चाय मुझे कुछ खास लगती नहीं है। अरे सब ऐसे क्यों कर रहे हो? बहू ने इतने प्यार से चाय नाश्ता बनाया है, एक बार खाओ तो सब। भारती के कहने पर सब लोग जैसे ही चाय पीते हैं सबको वो चाय काफी ज्यादा पसंद आती है। अरे बहू, ये क्या पिला दिया? क्या हुआ पापा जी, आपको चाय अच्छी नहीं लगी क्या? बहू, ये अच्छी वाली कैटेगरी में नहीं आती है। ये तो बहुत अच्छी है, हमें नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाना भी जानती है। बहुत ही स्वाद है। एक और कप चाय मिलेगी क्या? भाभी मुझे भी चाहिए, है ना चाय? और चाय तो खत्म हो गई, पर आप सबको इतनी पसंद आई है तो मैं दोबारा बना दूंगी। एक बार चाय पीने के बाद तो जैसे घर में सबको चाय का बुखार ही लग गया था। उसी दिन सब एक साथ बैठे होते हैं। अरे मेघा, मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, चाय बना दो ना। अरे अभी सुबह ही तो पी थी सबने और अब वापस से इतनी जल्दी दोबारा चाय? बहू तूने इतनी अच्छी चाय ही पिला दी है कि जैसे ही मेरे मुंह से चाय का स्वाद जा रहा है, मन कर रहा है दोबारा चाय पीऊं। हाँ भाभी, ठंड भी इतनी हो रही है, ऐसी ठंड में चाय का तो जैसे अब बुखार ही हो गया है हम सब पर। मुझे भी चाय पीनी है। आप सब लोगों को मेरी बनाई चाय इतनी ज्यादा पसंद आई तो ठीक है, मैं अभी दोबारा से सबके लिए बनाती हूँ। अगले दिन ही मेघा अपने ससुराल में काफी बार चाय बनाती है, जो कि मेघा को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। लेकिन गुजरते दिन के साथ अब मेघा को अक्सर ऐसे ही बेवक्त चाय बनानी पड़ती है। अरे बहू सुन तो, रात काफी हो रही है और ठंड भी काफी लग रही है, तो मैं बाहर आग जलाने जा रही हूँ, तो जरा सबके लिए चाय बना दे। माँ जी, ठंड तो मुझे भी लग रही है ना, मैं भी आप सबके साथ बैठकर बाहर आग सेक लेती हूँ। अभी तो हम सब ने खाना खाया है और खाने के बाद चाय कौन पीता है? बहू, हम सब पीते हैं। अरे बना दे बहू, तेरे ससुराल वाले ही हैं, कोई गैर थोड़े ना है। कड़ाके की ठंड में पता नहीं क्यों मेरे ससुराल वालों को चाय पीने का बुखार लग गया है। ठीक है, आप आग जलाओ, मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय। मेघा अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद मेघा ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे बर्फ से ही बर्तन धो रही हूँ। इतना ज्यादा ठंडा पानी हो रहा है। मेरे ससुराल वालों की वजह से पूरा दिन में 10 बार तो मुझे चाय के बर्तन ही धोने पड़ते हैं। ऐसा भी क्या बुखार लग गया? मेरी ही गलती थी, मुझे इन्हें चाय पिलानी ही नहीं चाहिए थी। मेघा बर्तन धोकर हटी ही होती है कि तभी मेघा के ससुर आ जाते हैं। अरे बहू, कुछ काम कर रही थी क्या? नहीं नहीं पापा जी, अभी हटी हूँ काम करके। आप यहाँ कुछ काम है क्या? बहू, वो बाहर आज काफी धुंध हो रखी है, बिल्कुल यहाँ वहां दिख नहीं रहा। ठंड भी काफी लग रही है, सर में दर्द और बदन दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दे। पापा जी, जब से मैं आई हूँ यहाँ शादी करके, तब से वैसे भी आप सब लोग ही बहुत चाय पीने लग गए हो। इतनी चाय पीना आप सबकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बहू, सब ठीक है, चाय तो अब पीना शुरू किया है, पहले तो हम नहीं पीते थे ना, तो अब जो भी खराब हो रहा होगा वो पहले का खान पान ठीक कर देगा ना। तू चाय बना दे। मेघा अब अपने ससुराल वालों के चाय के बुखार से काफी परेशान हो चुकी थी। एक रात मेघा सो रही होती है, तभी भारती उसका दरवाजा खटखटाती है। बहुत सो रही थी क्या? माँ जी, आधी रात हो रही है, सो ही रही होंगी ना, इतनी ठंड में क्यों उठाया? बहू, वो चाय पीने का मन है, ठंड लग रही है तो जरा चाय बना दे। माँ जी, ये कोई समय है?
बहू चाय के लिए समय नहीं बल्कि ठंड और मन का होना जरूरी होता है, और अभी वो दोनों ही हैं। इन सबका चाय का बुखार उतर जाए, वरना इस ठंड में मुझे जरूर बुखार हो जाने वाला है। मेघा गुस्से में चाय बनाती है। अगले दिन सब लोग छत पे बैठे होते हैं। अच्छा हुआ आज संडे है और आज ही इतनी अच्छी धूप भी हुई है। सच में ठंड में इतनी अच्छी धूप में चाय का मजा ही आ जाता है। सोचना भी मत, ठंड मेरे लिए भी है और आज इतने दिनों बाद धूप मेरे लिए भी हुई है। मैं नहीं बनाने वाली चाय। क्या यार मेघा, जब भी तुम्हें चाय बनाने के लिए बोल दो तुम्हें हमेशा मुंह ही क्यों बना लेती हो? और हम कहाँ मना कर रहे हैं कि तुम छत पर बैठो ही मत। हम तो बस ये कह रहे हैं कि चाय बना कर ले आओ, सब साथ में चाय पियेंगे। हाँ बहू, मन तो मेरा भी है चाय पीने का। मेघा मुंह बनाकर नीचे आ जाती है और चाय बनाने लग जाती है। ठीक है भाभी, आप ले आओ छत पर चाय। मेघा को अब अपने ससुराल वालों की सेहत की भी चिंता होने लग रही थी। कुछ दिनों बाद अमित को एसिडिटी होने लगती है। मेघा, कोई दवाई है क्या? कोई दवाई? क्या हुआ, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? एसिडिटी हो रही है। यही होना था। अरे मैं मना करती हूँ तो मानते क्यों नहीं हो? इतनी चाय पीना आप सबकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही रुको, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। घर में सबको ही छोटी मोटी परेशानी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद अजीत की काफी तबीयत खराब हो जाती है और सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पापा जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अजीत का चेकअप करते हैं और फिर सबको बताते हैं। इन्हें बीपी की शिकायत हो गई है और इनके पेट में कब्ज भी बनी है। इन्होंने चाय को ज्यादा ही पी है क्या इन दिनों में? जी हाँ डॉक्टर। इसीलिए ये हो रहा है। चाय इनके लिए या किसी के लिए भी जरूरत से ज्यादा चाय पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी मैं दवाई लिख देता हूँ, ध्यान आपको रखना होगा। देख लिया आप सबने, मैं आपको कितना कह रही थी। काश अब आपको मेरी बात समझ आ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर और अपनी सेहत पर आने के बाद सबको अकल आ जाती है। अगली सुबह मेघा रसोई में जाती है तो सब वहीं आते हैं। बहू, अब से हम लोगों के लिए चाय बस सुबह के टाइम ही बनाना। वो भी कम चीनी वाली। तू सही कह रही थी, हमें अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप सबको मेरी बात समझ आ गई, मेरे लिए तो यही बहुत है। और जब आप खुद अपने लिए इतना कर रहे हो तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ अंत में कड़ाके की ठंड में ससुराल वालों को चढ़ा चाय पीने का बुखार उतर जाता है और मेघा भी अब अपने ससुराल वालों से खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी ठंड में चाय पीना पसंद है? हमारे साथ शेयर जरूर करिए।